जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दूसरे पार्ट को हम पढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले पार्ट में यानी कि जो लेसन 1 है उसके पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, संसाधन एवं विकास, ये पाठ का नाम है हमारे। संसाधन किन्हें कहते हैं इसको देखा हमने। संसाधन को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा। इसके बाद संसाधनों के प्रकार को डिस्कस किया हमने, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं, जैव अजैव संसाधन। उसके बाद समाप्यता के आधार पर कौन से संसाधन है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर कौन से संसाधन हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। उसके बाद हमने वर्ल्ड मैप पे जो 200 समुद्री मील है उसको समझा। उसके बाद विकास के स्तर के आधार पे कौन कौन से संसाधन हैं इसको हमने समझा, जैसे कि संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। इनको हमने पहले वीडियो में समझा। ठीक है। उसके बाद भंडार और संचित कोष के बारे में थोड़ा सा जाना। भंडार और संचित कोष क्या है इस पे डिस्कस किया। ठीक है। तो उसके बाद आज हम संसाधन एवं विकास, ये हमारे पाठ का नाम है, हम चर्चा करेंगे संसाधनों का विकास, यानी कि जो संसाधनों का विकास है उस पर चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संसाधनों का विकास देखते हैं कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्या है टॉपिक हमारा, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। हम क्या मानते कि संसाधन जो है कि प्रकृति की देन है। क्या है, संसाधन प्रकृति की देन है। इस बात को हम समझ करके कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। यानी कि हमने क्या प्रकृति की देन मान करके इतना अंधाधुंध प्रयोग किया कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हमारे प्रकृति में, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास, यानी कि कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी लालच की वजह से संसाधनों को नुकसान पहुंचाया, हास पहुंचाया, यानी कमी पहुंचाई है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, यानी कि समाज जो है कि दो हिस्सों में बढ़ गया है। संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है समाज। अगला क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। हमने संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझ करके, ठीक है, प्रकृति की देन समझ करके ऐसा ट्रीट किया, ऐसा उपयोग किया कि ये इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हमारे प्रकृति में। हमारी प्रकृति में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई। आप अभी देख पा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। जो वैश्विक तापमान है वो कितना बढ़ने लगा है, पॉल्यूशन बहुत होने लगे हैं। तो हम संसाधनों का दोहन भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो संसाधनों का, जैसे कि हम प्रकृति का उपहार मानकर के खूब शोषण कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणी विकास क्या होता है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने संसाधन को उचित तौर तरीकों से प्रयोग करने के लिए, उचित मतलब आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए, ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए। और हमने वैश्विक स्तर पे हमने, यानी कि मनुष्य ने, मानव ने, कुछ लोगों ने मिलकर के वैश्विक स्तर पे कैंपेन चलाया हमारे पर्यावरण को सेव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे सतत पोषणी विकास, हमने ये जो संसाधन है उसके दोहन और उसके अति प्रयोग को देखते हुए सतत पोषणी विकास की संकल्पना लाई। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सतत पोषणी विकास में सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है
कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी हम संसाधन का प्रयोग करें, हम संसाधन का प्रयोग करें, लेकिन ये भी ध्यान दें कि हमारे जो पीढ़ियां आने वाली हैं इन फ्यूचर में उसकी कमी ना हो जाए, वो उनसे वंचित ना रह जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे काम करें जो कि पर्यावरण को नुकसानदेह ना हो। हम पर्यावरण को सेफ रखते हुए संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, इस पे बल दिया गया है। यानी ऐसा हमको करना है कि हम सतत पोषणीय विकास में क्या होता है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सतत पोषणीय विकास में हम आर्थिक यानी कि संसाधनों का प्रयोग करें और ऐसे प्रयोग करें कि संसाधन को यानी कि प्रकृति को हमारे नुकसान भी ना हो और उसकी अवहेलना भी ना हो, कि वर्तमान जो भविष्य में आने वाले पीढ़ियां हैं उनको ना मिले या उनकी अवहेलना ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सबको इस बातों को ध्यान में रख करके संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। यही बात सतत पोषणीय विकास में बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो सतत पोषणीय विकास है उसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये संकल्पना आई कहाँ से, उसके बारे में हम देखेंगे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। ये हुआ था जून 1992 में। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट था ये देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। अभी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी से निकल करके आया है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं हम। यह एक घोषणा है जिसे 1992 ब्राज़ील के शहर, यहाँ पे रियो डी जेनेरो होगा, रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। उस टाइम पे ये इस योजना का ये मकसद था कि हम एजेंडा 21 तैयार करें, एक अपना लक्ष्य रखें कि हम क्या जो पर्यावरण या सतत पोषणीय विकास है इस लक्ष्य को हासिल करें एजेंडा 21 के थ्रू। इस एजेंडा 21 को पढ़ने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या इससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया ऐसी बातों के लिए? क्या इससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया या प्रयास नहीं किया गया था पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए या संरक्षित रखने के लिए या सतत पोषणीय विकास हासिल करने के, मतलब ऐसे प्रकार का कुछ प्रयास पहले किया गया या नहीं? आइए आगे समझते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। यानी कि ये जो पहले से जो किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में प्रयास किया गया था। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटी में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिन्हें कहते हैं की संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक सी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित की गई पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। यानी पहले जो हमने पढ़ा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है।
आप यहाँ पे देख पाएँ कि क्या सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पर कि एक ब्रुंटलिन आयोग है, उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट को बाद में एक बुक के रूप में प्रकाशित किया गया। उस बुक का क्या नाम था? हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर नामक बुक बनाई गई इस रिपोर्ट के द्वारा। तो ये 3 नोट पॉइंट थे, आप इसको नोट में रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट है नोट, फिर एजेंडा 21, फिर ये, इसको नोट में रखिएगा। आगे क्या है? संसाधन नियोजन। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि भाई इस काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस ढंग से करना है, कितने दिनों में करना है। इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, यानी कि नियोजन करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो जो हम संसाधन उपयोग करते हैं उसको भी प्री प्लान तरीके से उपयोग करना चाहिए, ताकि जो संसाधन हमारे हैं वो बर्बाद ना हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, संसाधन नियोजन। संसाधन को हम नियोजित यानी प्लानिंग करके कैसे उपयोग करेंगे। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। जब हम अपने विवेकपूर्ण यानी अपने विवेक से संसाधनों का प्रयोग करने लगेंगे तो वो भी एक सर्वमान्य रणनीति है संसाधन नियोजन के लिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हम अपना विवेक से प्रयोग करेंगे संसाधनों का तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि भाई हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही संसाधन उपयोग में लाएं। ये हमारा विवेकपूर्ण संसाधन नियोजन का तरीका है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। यानी यहाँ पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। वहाँ पे हम उस जल को कैसे प्रयोग में लाएं, इसकी कमी है, इस तकनीक की कमी है वहाँ पर। इसकी वजह से उस संसाधनों का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है, तो वहाँ क्या जल संसाधन की कमी है। लेकिन एक ऐसे संसाधन पवन संसाधन और सौर ऊर्जा संसाधन है, ये जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो कहने का ये मतलब है, कहीं पे जल संसाधन है तो कहीं पे ऊर्जा संसाधन है, सौर संसाधन है, तो हम सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, प्लानिंग तरीके से उपयोग करना पड़ेगा सबको। तभी हम क्या संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और जो संसाधन है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, बचा पाएंगे और सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। जब तक हम कोई काम प्लान करके ना करें वो काम सही जल्दी नहीं होता है। अगर कोई काम हम प्लान करके यानी प्री प्लान करके करते हैं तो वो काम की जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है और जो वो कंप्लीट होने की चांसेस है वो भी बढ़ जाती है, सही तरीके से काम होता है। कहने का मतलब अगर हम संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक प्री प्लान तरीके से प्रयोग करें ताकि वेस्ट ना हो हमारा संसाधन। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अतः संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण है। अब संसाधन संरक्षण कैसे कहते हैं? जो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण। क्योंकि हम अपने विवेक से उपयोग करेंगे संसाधन को तो उसको संरक्षित भी कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ही हम उपयोग में लाएंगे। अगर हम अपने विवेक से उपयोग करते हैं संसाधन का तो ये संसाधनों का संरक्षण है। हम संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? सामान्य सी बात है, अगर हम संसाधनों का संरक्षण करना है तो हम क्या विवेकपूर्ण यानी जितनी आवश्यकता है उतने ही संसाधन का प्रयोग करें, तो ये संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। हमने ये देखा संसाधन कौन कौन से हैं, विकास क्या है, इसके बारे में समझा। यानी कि जो इसमें है संसाधन में विकास में, तो संसाधन को पहले हमने समझ लिया, फिर विकास को समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। उन्हीं संसाधनों में से एक संसाधन है भू संसाधन। क्या है? भू संसाधन। भू संसाधन के बारे में हम पढ़ते हैं और बात करते हैं कि भू संसाधन है क्या
और इसकी उपयोगिता क्या है। अगर आप किसी किसान से बात करते हैं तो वो बोलेंगे क्या, हम भूमि से जुड़े हुए हैं। तो वहीं से है क्या, भू संसाधन, यानी कि भूमि यानी जमीन वाला जो संसाधन है उसको हम क्या कहते हैं, भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रारूपों में इसका उपयोग करते हैं, अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम भूमि पर रहते भी हैं, हर प्रकार से यानी कई प्रकार से हम भूमि का उपयोग करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। इसलिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है मनुष्य के लिए। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित हैं। यानी ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं किस पे आधारित हैं, भूमि पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए भूमि तो बढ़ता है नहीं, भूमि तो बढ़ता है नहीं, इसलिए क्या है, ये सीमित संसाधन है। तो जब हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके भूमि का उपयोग करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से भूमि का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारे भूमि पे घर ही बना दें तो हम खेती कहाँ करेंगे, खाएंगे क्या। तो कहने का मतलब है कि हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो उसको योजनाबद्ध तरीके से हम भूमि का उपयोग करें। ये भू संसाधन है। भू संसाधन के लिए हमने ये भी देख लिया कि हमें किस तरीके से भू संसाधन का उपयोग करना चाहिए। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। उसको समझते हैं। क्या है भूमि पे, क्या पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं, एक भूमि पर ही होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में भू उपयोग कितना है। ये आप ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू मैदान, ये जो मैदानी क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है, पर्वत क्षेत्र है। और ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। ये हमारा भू उपयोग है भारत का, कि भारत में जो 100% भूमि है उसमें मैदानी क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 43 है। और पर्वत का प्रतिशत कितना है, 30 है। और पठार का प्रतिशत कितना है, 27 है। यानी ये वाला जो भाग है येलो वाला, ये पठार है, ये वाला क्या है, पर्वत है, और ये वाला मैदान है। तो ये भारत में भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि भू उपयोग का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहले नंबर पे क्या है, वन। यानी कि जो हमारे यहाँ भूमि है उसमें वन का भी कुछ क्षेत्र है। कुछ ऐसे भूमि है, दूसरे नंबर पे है, कुछ ऐसे भूमि है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। क्या ये कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे बंजर तथा कृषि योग्य भूमि। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, कुछ कृषि योग्य भूमि है जो कि हम कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। और बंजर भूमि है, इसके लिए इसको भी हम कृषि में उपयोग नहीं लाते हैं। इसमें सेकंड क्या है इसका, दूसरे का, गैर कृषि परियोजनाएं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग और इत्यादि। इन सभी कामों के लिए जो भूमि उपलब्ध है उस पर तो हम कृषि करते नहीं हैं, तो ये कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। ये कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। तीसरा क्या है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। कुछ भूमि परती भूमि भी होते हैं, उसके लिए उसके अलावा कुछ अन्य कृषि योग्य भूमि है। परती भूमि पर भी हम खेती कर लेते हैं और कृषि योग्य भूमि है उस पर भी खेती कर लेते हैं। अगर कोई परती खेत है और उसमें भी हम उस भूमि में हम खेती कर सकते हैं, और जो कृषि के लिए है उपयोग में लाने लायक उसको तो हम करते ही हैं। दूसरा क्या है इसमें, ठीक है, यानी कि तीसरे में तीसरा क्या है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, इसमें भी दो भाग हैं, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। स्थायी चारागाहें यानी कि कुछ चारागाहें होते हैं जहां हम पशुओं को यानी मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। वो क्या है, आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो चारागाहें हैं किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आप इसको सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये चारागाहें किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी तीसरे में दूसरा क्या है, विविध वृक्षों
वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। कुछ ऐसी भूमि है जिसपे विविध प्रकार के वृक्ष लगे हैं, वृक्ष वाले फसल भी लगाए गए हैं, और तथा कुछ भूमि का उपयोग हम उपवन के रूप में करते हैं। अगला क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, ऐसी भूमि पर भी हम खेती कर सकते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि, अगर हम किसी भूमि पर खेती कर रहे हैं फिर हम खेती करना 5 साल तक बंद कर दिए तो वो कैसी भूमि हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी। कृषि योग्य तो रहेगी, वो बंजर हो जाएगी, फिर से हम उसको तैयार करके खेती कर सकते हैं। तो ये जो है भू उपयोग, उसका स्ट्रक्चर है। आगे आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, परती भूमि। कुछ हमारे यहाँ ऐसी भूमियाँ होती हैं जो परती रह जाती हैं, उसमें कुछ भी नहीं बोया जाता है। जैसे पहले वर्तमान परती, यहाँ पे कृषि होगा, कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, ये वर्तमान परती कहलाती हैं। जिसपे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, वो वर्तमान परती कहलाते हैं। अन्य परती भूमि, जहाँ 1 से 5 वर्ष, ठीक है, 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती ना की गई हो, वो अन्य परती भूमि के अंतर्गत आती है। वर्तमान परती मतलब अभी जो हाल ही में परती रह गई भूमि, वो क्या वर्तमान परती है। जो बहुत दिनों से कुछ भी उसमें नहीं बोया गया है, वो क्या है, अन्य परती भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। जिसमें 5 साल से हम कुछ बोए ही नहीं उसमें, तो ये क्या होता है कि अन्य परती भूमि के अंतर्गत आ जाता है। 5वें नंबर पे है शुद्ध, जिसको हम निवल भी कहते हैं। बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र कहलाने लगता है। तो ये रहा हमारा भू उपयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये जो भू उपयोग है इसके प्रारूप को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसके प्रारूप को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस डायग्राम के माध्यम से सारा कुछ समझाया गया है। यहाँ पे प्रतिशत में आपको दिया गया है कि किस क्षेत्र में कितनी भूमि का उपयोग किया जाता है, किस क्षेत्र में कितनी भूमि का उपयोग किया जाता है, सारी चीज़ें हैं। आप एकदम ऊपर देख पा रहे हैं कि सामान्य भू उपयोग 1960-61 का डाटा दिया हुआ है, सामान्य भू उपयोग 14-15 का डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपका 1960 का डाटा है, 60-61 का डाटा है, ये 1960-61 का डाटा है, ये क्या है 14-15 का डाटा है। कि 14-15 यानी कि दोनों टाइम पे कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किस लिए किया जा रहा था। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लू में क्या है 1, या 1 1961 में 1 कितने थे और फिर अब 1 कितने हैं, ये सारी चीज़ें यानी कि 14-15 में कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि कौन सा घटता है और कौन सा बढ़ता है। यहाँ पे सारा इंडिकेटर आपका दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है, भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये क्या है, भू उपयोग प्रारूप ही तो है, ये भू उपयोग प्रारूप ही है। ठीक है, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित करने के लिए इतनी चीज़ें शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। परंतु इसकी 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे कुछ पहाड़ माउंटेन एरियाज हैं, वहाँ के डाटा उपलब्ध न होने की वजह से ये यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो 93% भूमि है उसका ही डाटा पीछे हमने जो दिखाया था डायग्राम, उसके माध्यम से दिखाया गया है, केवल 93% का। पर बाकी 7% कहाँ गए। जम्मू कश्मीर, जो आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बन गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कुछ भूमि ऐसे हैं
जैसे कि जो पीओके है पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है और जो अक्साई चीन है, इन क्षेत्रों को इस डाटा में हम सम्मिलित नहीं किए हुए हैं क्योंकि इनका डाटा उपलब्ध नहीं है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10%, ठीक है, 10% जो भाग है उस पर ही खेती किया जाता है। यानी कि जो हरियाणा और पंजाब है वो सबसे अधिक खेती करते हैं अपनी ज़मीन के 80% भाग पे। लेकिन हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, मिजोरम की, तो ये केवल 10% भाग पे ही अब खेती कर पाते हैं। कितने? केवल 10% भाग पर ही खेती कर पाते हैं। और ये जो आप 54% देख रहे हैं ये इसका 54% है, यानी कि जो कुल उपलब्ध है उसका 54% है। 54% हिस्से पे ही खेती हो सकती है, कुल उपलब्ध का 54% पे खेती हो सकती है। आगे क्या है? एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। यानी कि हमारे देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% भाग पे तो वन होना ही होना चाहिए। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्यपूर्ण संसाधनों की दोहन की वजह से, वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ये आंकड़ा हम अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इतनी भारत में कटाई हो रही है वनों की कि ये आंकड़ा हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी 33% के पास हम नहीं हैं। यानी कि तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमारे यहाँ देश में क्या ये राष्ट्रीय वन नीति भी बनाई गई थी कि 1952 के तहत कि 33% भागों पर 33% भाग पे यानी भौगोलिक क्षेत्र पे वन होनी चाहिए। अगला क्या है? भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। जो भूमि निम्नीकरण है और संरक्षण है उसके उपाय के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको निम्नीकरण के बारे में बता देता हूँ। संरक्षण तो आप सभी समझ गए होंगे, आई थिंक निम्नीकरण सभी नहीं समझ पाए होंगे। तो निम्नीकरण का आशय ये है कि जो जैसे कि हमारी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति यानी कि पैदावार की क्षमता कम हो गई, तो कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो गई या उत्पादन करने की क्षमता कम हो गई। उसी को बोलते हैं क्या? निम्नीकरण। यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो गया, वो कम उत्पादन दे रही है भूमि। तो इसको हम ठीक कैसे करें या संरक्षित कैसे करें भूमि को, ठीक है, इसके बारे में। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। जाहिर सी बात है जो भी भविष्य में आएगा इसी भूमि पर रहेगा, क्योंकि ये बढ़ने घटने वाला तो है नहीं। अब इसी भूमि को हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम भोजन, मकान, कपड़े की मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक तत्वों को भी बल मिल रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा ये बातें कही जा रही हैं कि जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसकी वजह से भी हमारे भूमि की निम्नीकरण हो रही है, ठीक है। हम कुछ ऐसे चीज़ उपयोग करते हैं जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें इसी बातों का ध्यान देना है कि हम क्या करें, ऐसा काम न करें जिससे कि भूमि का निम्नीकरण हो। ऐसा कुछ उपयोग में ना लाएं कि जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करे या नुकसान पहुंचाए। हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे कि भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे कि अब अगर किसान को जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा कि सोचेगा कि हम अधिक मात्रा में खेत में खाद डाल दें यानी उर्वरक डाल दें तो हमें अधिक पैदावार मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमें संतुलित मात्रा में ही उसमें उर्वरक या खाद डालना चाहिए। अगर हम अधिक मात्रा में डाल देते हैं तो फसल खराब हो जाएगी और भूमि का जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जिसके पास उर्वरक नहीं उपलब्ध है, खाद नहीं उपलब्ध है, वो क्या करता है, बार बार एक ही चीज़ उगाता है। उसको जानकारी नहीं होती, वो बार बार एक ही चीज़ उगाता है, तो बार बार एक ही फसल उगाने से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। तो और भी
अन्य फैक्टर है जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे कि हम किसी खेत में या किसी मैदान में क्या हम किसी ऐसे केमिकल को डाल देते हैं, जैसे कि जो फैक्ट्रियों से केमिकल निकलते हैं उसको हम डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, उससे भूमि का निम्नीकरण होता है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो भूमि को निम्नीकृत करते हैं, उसके उपाय के लिए हमें उस पर रोक लगाना पड़ेगा। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अब ये आंकड़ा देखिए, अगर ये सारे भूमि पे हम खेती करने लगे अच्छे से तो पैदावार कितनी बढ़ जाएगी, उत्पादन कितना बढ़ जाएगा भारत का। यानी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है, जिसमें हम अच्छी उपज नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। यानी कि जो निम्नलिखित भूमि है इनमें से 28% किसके अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण, खनन ने भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारी चीजें। जो 56% क्षेत्र है वो जल अपर्दित है। जल मतलब वहाँ पे खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो जाता है। जब किसी भी खेत में या किसी भी मैदान में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वहाँ पे कोई फसल उगेगा नहीं। ये भी निम्नीकरण का, भूमि के निम्नीकरण का एक कारण है। ठीक है। और शेष लवड़ी और क्षारी, कहीं पे नमकीन ज़्यादा है, यानी कि कहीं पे भूमि के अंतर्गत नमक ही ज़्यादा है, लवड़ी है, तो कहीं पे क्षारी है। यानी कि जो एलुवियल सॉयल है, मतलब कहीं पे क्षारी है तो कहीं लवड़ी है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भूमि है वो निम्नीकृत हो जाती है। और कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, खूब हम पेड़ की कटाई करते हैं, उससे क्या होता है कि भूमि निम्नीकृत हो जाती है। अति पशुचारण करा देते हैं। अरे खेत में घास उगा नहीं, चारागाह में घास उगा नहीं, हम बार बार पशु को भेजेंगे उसमें चरने के लिए, छोड़ देंगे चरने के लिए। हम बार बार पशु को अगर छोड़ते हैं चरने के लिए तो वो क्या करेंगे, घास को उगने ही नहीं देंगे, तो वो भूमि क्या हो जाएगी, निम्नीकृत हो जाएगी। हमने खनन करना शुरू कर दिया भूमि के अंतर्गत, यानी कि खनन करने की वजह से भी निम्नीकरण होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से क्या भूमि निम्नीकृत होता है। भूमि निम्नीकृत की समस्याओं को ठीक है सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण, इस अगर हमें भूमि निम्नीकृत को सुधारना है तो हम क्या वनोरोपण यानी कि वन की रोपाई करके कर सकते हैं। ठीक है। चारागाहों का उचित प्रबंधन कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। हाँ, अगर चारागाहों को उचित तरीके से प्रयोग में लाए तो वो कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ठीक है। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण और रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भूमि की कटाव की रोकथाम या शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। तो ये सारे उपाय करके हम भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। तो ये है उपाय, और कारण क्या है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नीकृत होने का कारण क्या है और उपाय क्या है। तो भूमि को अगर निम्नीकृत से बचाना है तो इन उपायों का हम प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू क्लास।